नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीटेड वर्ग 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आज हम 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम करने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करेंगे, विथ सोल्यूशन करेंगे। तो रफ पेन कापी लेके बैठ जाइए और ये 1 से 1.5 घंटे का जो समय रहेगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए डायरेक्टली। बाकी सभी प्रीवियस सॉल्व पेपर कर रहे हैं जिसका आई बटन प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस एग्ज़ाम को फतेह करना है, आगामी वर्ग 3 एग्ज़ाम को फतेह करना है, तो प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लैंग्वेज का प्रश्न पूछा गया था कि सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं, क्यों करते हैं? हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है। देखिए, सीखने के दौरान बच्चा क्यों गलती करता है? क्योंकि गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं और गलतियां करके ही सीखते हैं। आप पिछले बार क्वालिफाइड नहीं हो पा हुई, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आपका अवश्य क्वालिफाइड होगा, 101% यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, सभी लोग कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। आइए अब जानते हैं सेकंड क्वेश्चन इस पर क्या पूछा गया था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? तो सभी लोग जानते हैं चॉम्स्की का विचार है और ये कई बार हम पेपर में कर भी चुके हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चों और वास्तविक स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। तो क्या क्या मदद करता है दोस्तों? वह आपका हो जाता है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित, ये आपकी मदद करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका समझिए आपने क्या गलती की थी, इस बार आपको नहीं करना, यही चीज़ें आपको समझना है। तो प्राथमिक स्तर पर आप जिस तरह से बाल साहित्य उचित समझते हैं वह कहलाती है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से भाषा के बारे में कौन सा उचित होगा? भाषा के बारे में पूछा गया, तो भाषा का मतलब होता है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा, मात्रा पाई जानना पड़ेगा। डायरेक्टली आप नहीं बच्चा पढ़ने किताब पढ़ने बैठ जाएगा। ये चीज़ें एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। इनमें से हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच किस लिए की जाती है? आप सभी लोग जानते हैं जो हिंदी शिक्षण है इसमें उपलब्धि की जांच किस लिए की जाती है, या उपलब्धि की जांच की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो उपलब्धि की जांच उपलब्ध परीक्षण के द्वारा करेंगे। कोई भी चीज़ हो उसका परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण के द्वारा ही उसकी जांच हो सकती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी लोग दिल से लाइक शेयर करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात होती है, तो सभी लोग एक बार दिल से स्टडी कीजिए और इस बार 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। साथियों, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसमें निम्न में से कौन सा वाचन का प्रकार होता है? तो कोई भी शिक्षक जो हाथ द्वारा पुस्तक लेकर पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वह आदर्श वाचन कहला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से भाषा किसका साधन होती है? अब साधन और साध्य दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो भाषा अगर साधन पूछा जाए तो भाव अभिव्यक्ति करना है। भाषा किसका साधन होती? भाव अभिव्यक्ति का साधन होती है। और अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, भाषा के शिक्षक बनेंगे, तो भाषा के शिक्षक के रूप में आप किस बात का अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर, जहाँ पे देखे अवसर शब्द देखे पेडागोजी में, अवसर शब्द अपने आप में पॉजिटिव माना जाता है। तो इन चीज़ों को भी समझना है, प्रत्येक शब्दों को समझना है, ऑप्शंस को समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव सकारात्मक नकारात्मक शब्दों को समझना है। जिसने ये चीज़ समझ लिया क्वालिफाइड अभी से 60% हो जाएगा। साथियों, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि कौन सी कहलाती है? तो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि आपकी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। भाषा शिक्षण क्या हो? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, मतलब मातृभाषा उसमें सम्मिलित रहती है।
अगला प्रश्न है, हिंदी अर्थात हिंदी भाषा के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? तो शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध उच्चारण की शुद्धता से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप बताना। जी हाँ, मंत्रणा और जो तर्क विधियाँ होती हैं इनका सम्मिलित रूप को ही स्वाध्याय विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप स्वाध्याय इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? अब कविता शिक्षण में गति प्रणाली की बात कर रहे हैं, गति प्रणाली के प्रयोग की बात करेंगे, उनके स्तर की बात कर रही, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक कक्षा स्तर होगा। यानी कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग जो है प्राथमिक कक्षा के स्तर पर करना सर्वाधिक यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। अगला पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं? तो पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद जो है पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न जो है सहायक नहीं होते हैं। बाकी क्यों, कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिली वाले प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न ये सहायक होते हैं, लेकिन पढ़े गए पाठ से जोड़े हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले जो प्रश्न होते हैं वह बच्चों के समझ के मूल्यांकन करने में सही नहीं होते। इसके बाद गद्यांश दिया गया है। गद्यांश क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में कि बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश है क्योंकि उसका पोता अर्थात बेटू अपने माँ बाप के साथ उसके पास आ रही है। ये आपका गद्यांश पूछा गया था। और इस गद्यांश में गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार बूढ़ी अम्मा का बेटे कितने समय बाद गांव आ रहा है? तो बूढ़ी अम्मा का बाद 3 वर्ष बाद गांव आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश में देखते हैं। इस गद्यांश को जब गहनता से पढ़ा जाएगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होएगी। ये अच्छा किया गया था कि सभी क्वेश्चंस के ऊपर गद्यांश रिपीट किया गया था, यानी बार बार हमें ऊपर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि पेपर में तो हम देख सकते हैं बार बार, क्योंकि डेस्कटॉप में एग्जाम हुआ था तो डेस्कटॉप में कंप्यूटर में बार बार उसको ऊपर ले जाना, फिर क्वेश्चन में दिक्कत होती है। अगर वहीं पर क्वेश्चन है, वहीं पर गद्यांश पद्यांश दिया गया है तो बहुत आसान होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छी की गई थी। गद्यांश में अम्मा को किस प्रस्ताव पर विश्वास नहीं था? तो गद्यांश में अम्मा को जो है, जब बहू ने अम्मा से कहा कि इस बार बेटू को आप ही रखेंगी, अतः वे इस अपने साथ ही लें, तो अम्मा को उसके प्रस्ताव पर विश्वास नहीं हुआ कि अपने बेटों को दादी के पास कैसे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें गद्यांश पूछा कि जो अक्सर घटनाएं सामाजिक तौर पे होती हैं समाज में, वही चीज़ें गद्यांश पूछा गया है, क्योंकि अपठित गद्यांश पद्यांश आते हैं। उपयुक्त गद्यांश में बेटू को पाकर अम्मा को लगा, क्या लगा कि अब उसका जन्म सफल हो जाएगा। वह बेटू को लेकर मनोहर कल्पनाओं में खो जाती है कि मेरा बेटा नाती पोता है, ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें होंगी। हर दादा दादी का सपना होता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में नर्मदा कौन थी? तो नर्मदा एवं बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन थी। इस गद्यांश में दिया गया है नर्मदा क्या थी? बूढ़ी अम्मा की एक पड़ोसन थी, जो अपनी बातें जो है अपनी पड़ोसन से शेयर करती है, बात करती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्नवाचक तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न है तो कहीं ना कहीं कोष्टक प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा ही होगा प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध का चयन करना। ऋग्वेद सही दिया गया है, अभिराम कंकड़ सही दिया गया, लेकिन प्राण नहीं दिया गया, क्योंकि शुद्ध प्राण क्या होता है? शुद्ध प्राण होता है ये, बहुत से लोग ऐसे लिख लेते हैं प्रा को बना के। ठीक है, तो प्राण ये होता है, ना कि प्राण होगा। वो तो अपनी होम ट्यून है, कहते हैं ना प्राण निकल जाएगा, मेरे तो प्राण निकल गए, तो प्राण बोलते हैं, है शुद्ध में प्राण। हे प्राणनाथ, आपने जब भी कोई धार्मिक चीज़ें होगी तो वहाँ पे प्राण बोला जाता है। निम्नलिखित में से इति का विलोम बताना है। तो इति का विलोम होता है आरंभ। इति मतलब होता है अंत, आरंभ मतलब होता है शुरुआत। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। 3 वर्ष बाद बूढ़ी अम्मा का बेटा गाँव आ रहा है, तो ये तो कर चुके हैं, ऑप्शन ऑलरेडी सही दिया गया है।
और इसमें गलत यह दिया गया कि 40 दिन बाद बहू अपनी माँ के घर गई तो बेटू ने ना तो जिद की और ना ही वह रोया। तो ऐसा नहीं, क्योंकि बेटू जिद किया था और रोया भी था। और यहाँ पे ऑप्शंस पे क्या कह रहा है, नहीं, इसलिए ये गलत ऑप्शंस हो जाएगा। अगला काव्यांश दिया गया है, दामिनी दमक चुर सुर चाप की चपक श्याम घटा की घमक अति घोर घनघोर तय कोकिला कलापी कल कूजत है जित जित शीतल हीतल समीर जचकोर तय। ये आपका काव्यांश है। और इस काव्यांश से क्या प्रश्न पूछा गया था कि प्रयुक्त पंक्तियों में ऋतु का वर्णन हुआ है। तो ऋतु वर्णन मतलब वर्षा की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अलंकार होगा। कोकिला कलापिकल कुजत है जित जित, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कोकिला कलापी कल कुजत जित जित, यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सुरचाप शब्द का अर्थ क्या होता है। सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष। अब सुरचाप कुछ लोग ना समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हिंदी अगर शुद्ध बोली जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, अर्थ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे बोलचाल में शुद्ध हिंदी हम बोलते ही नहीं हैं। तो सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष, याद रखिएगा। किसी से पूछेगा सुरचाप, कोई हिंदी के शिक्षक हो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि सर ये बताइए सुरचाप का अर्थ क्या होता है, पूछ के एक बार ट्राई कीजिएगा। बरसामन में कौन सा अलंकार होगा। तो बरसावन, बरसामन श्लेष अलंकार इज द राइट आंसर। सारे अलंकार जो भी ऑप्शंस में आ रहे हैं सभी को पढ़ना, अनुप्रास श्लेष उत्प्रेक्षा यमक, ये सारे अलंकार आपको पढ़ लेना है। अगला है प्रश्न क्या दिया गया, आयो सखी सावन मद सर सावन, इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया। तो इसमें भी आपके अनुप्रास अलंकार हो जाए, ठीक है। अनुप्रास अलंकार और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। सावन में जहाँ तहाँ कौन कूक रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं कोयल और कलापी, आपके दिया ही गया है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित जित, शीतल है हीतल समीर झकझोर। अगला है सावन में नायिका को कौन तरसा रहा है, तो विरह व्यथा, यहाँ पे दिया गया है विरह व्यथा हो जाएगा। और पेडागॉजी के यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया था। प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में अगर कथन को देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा कथन सही हो जाएगा कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये रहे हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न हमने कर लिया 30 क्वेश्चन। अब मैथ्स की बात आती है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब ऑप्शंस में देखेंगे। देखिए, भिन्न के लिए क्या होता है, आपको भाग कर लेना। 29/30 को अगर भाग करेंगे 0.290 हो जाएगा, ठीक। इसको 30 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। अगर इसमें हम 30 का भाग करते हैं तो क्या चीज़ें आती, 290 हो जाएगा। तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न, तो देखिए इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं। अब देखिए एक में दिया 29-30, 29-28, 29-27, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 29-27 से बड़ा हो जाएगा 29-25, तो 29-25 यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, क्योंकि समान अंश और हर जो दिया गया है ये आपके थोड़ा ठीक है। तो अंश जो है आपका सही दिया गया है, हर को थोड़ा परिवर्तित किया गया है। तो हर जो है जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा उसका मान होगा, जान लीजिए। और हर जितना बड़ा होगा उस भिन्न का मान छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 0.2 इंटू 560 प्लस 0.4 इजकल टू 461 इजकल टू मान क्या होगा। अब देखिए 0.2 का 560 से गुणा कीजिए, आएगा 112। 0.4 का 460 से गुणा करेंगे आएगा 184। इसको 4 2 6 8 1 9
कितना आ गया 296। 296 थर्ड करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि 428 का 1/4 भाग 1296 के 5 भाग से कितना छोटा है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व किया जाता है, ध्यानपूर्वक समझिए। 428 का जो कह रहा है 1 भाग, तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, 428 का मतलब होता है गुणा 1/4। कितना छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो इसको पहले लिख लेना। 1296 गुणे 5/6 माइनस 428 गुणे 1/4, इतना कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा आप कितना, 206 से काट दीजिए इसको, 216, 6 दूनी 12, 6 कम 6 36, 216 गुणे 5 माइनस आएगा 4 से इसको काट दीजिए तो 4 एकम 4 जीरो 407। तो 216 गुणे 5 मतलब 1080 माइनस 107, बराबर आ जाएगा 973। 973 यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भिन्नों में दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो यहाँ पे देखिए 3/7 का मान, 3/7 का मान कैसे निकालते हैं, 7 का 3 में भाग देना था, 0 दशमलव लग जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब ये 7 का 28, फिर 0 लगेगा, 2 बचेगा, फिर 0 लगेगा, तो 7 दूनी 14, 0.42 आ जाएगा इसका मान। इसी प्रकार से यानी 3/7 का मान आ गया आपका 0.42। इसी प्रकार 4/9 का मान आ गया आपका 0.44। 6/11 का मान आ गया 0.54। 8/13 का मान आ गया 0.61 और 7/15 का मान आ गया 0.4। इसमें दूसरा सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, 61 होगा सबसे बड़ा, यानी कि 8/13 इसमें सबसे बड़ा होगा पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे 6/11। तो सेकंड पूछा रहा था तो 6/11 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल 225 अनुपात 256 के अनुपात में उनके परिमापों का अनुपात बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भुजाएं 2 होती तो इसमें भुजाएं A1 A2 मान लीजिए, और A1 का स्क्वायर अपान, क्योंकि क्षेत्रफल कह रहा तो क्षेत्रफल का स्क्वायर में होता है 225/256 का होल वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम A1 A2 बराबर मान निकालते हैं तो यहाँ पे आपका अंडर रूट लग जाएगा 225 बटे 256। 225 किसका है, 15, 15/16 आ जाएगा, 15 अनुपाते यानी 16, तो 15 अनुपाते 16। क्योंकि 225 का अगर अंडर रूट के अंदर आपका 225 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 15। ठीक है, तो अगर वर्ग है तो बाहर निकल आएगा तो 15 इस प्रकार होगा। इसी प्रकार 256 का होता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है घनमूल दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पे 3 दिया रहेगा यानी घनमूल निकालना है। अगर नहीं देता तो वर्गमूल तो रहता ही रहता है। अगर 2 दिया रहेगा तो वर्गमूल और 3 दिया रहेगा तो घनमूल। तो घनमूल निकालने ये जो दिया गया है कहीं ना कहीं इसका घनमूल होगा, यानी किसी संख्या का 3 बार गुणा। तो घनमूल यानी गुणनखंड इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 23 गुणे 23। ठीक है, 23 का घनमूल दिया गया है तो 23 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन को आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, इससे आपका जल्दी आसान हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि एक चतुर्भुज 3 कोण दिए गए हैं, चौथा कोण निकालना है। तो चारों चतुर्भुज का कोण 360 होता है। इनको तीनों का योग करके माइनस कर दीजिए, तीनों का योग कर लीजिए, 50 70 90 का योग कर लीजिए। 50 70 90 का योग आ जाएगा 210,
और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, 3 कोण का मान 210 आ गया। चौथा यहाँ पे माइनस कर लीजिए, वैल्यू आपकी निकल आएगी 150 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी इजीली भी प्रश्न पूछा गया था, ऐसा नहीं है। और अगला प्रश्न है कि दो समपूरक कोण का अनुपात 13:5 के अनुपात है, तो बड़ा कोण यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दो समपूरक कोण 13:5 के अनुपात में है, तो यानी 13x प्लस 5x दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होगा। तो 13 5 हो जाएगा 18x, 18x बराबर 180, तो x बराबर जाएगा 18 दहम 10 आ जाएगा, x का मान 10 आ गया। अब 13 गुणे यहाँ पे 10 करते हैं तो 130 होता है, और 5 गुणे 10 करते हैं तो 50 होता है, जिसमें सबसे बड़ा मान किसका है, 130 आएगा, 130 डिग्री वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला पेडागोजी से प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति एक अच्छा गणित शिक्षक हो सकता है यदि वह किसमें सक्षम होगा। तो कोई भी गणित का शिक्षक अच्छा तभी हो सकता है जब वह अवधारणाओं को समझे और लागू कर इनके बीच संबंध बनाए, वह अच्छा शिक्षक हो सकता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसके बराबर होगी। अब 15 दिन यहाँ पे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं 15 दिन में 24 घंटे होते हैं, और इसमें मिनटों की संख्या मतलब गुणे 60, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसका रहा है मिनटों में की संख्या बराबर कितने सेकंडों से होगी। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं 8 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, इसका टोटल मान अगर गुणा करेंगे तीनों को तो 21,600 आता है। अब इसमें देखिए 8 घंटे में 21,600 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। 8 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में। तो यहाँ पे अगर आप 6 घंटे में करते हैं यानी 6 घंटे, 6 घंटा नहीं 6 गुणे 60, 6 घंटा हो गया। इसमें सेकंड 60 का और गुणा कर लीजिए, इसका मान करेंगे तो 6 छांगा 36 छक्का 216, ये डबल जीरो सॉरी 21 आएगा। 36 छक्का कितना होता है 210, 216 होता है, 216 होगा नहीं, 21,600 सेकंड यहाँ पे आएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 6 घंटे के बराबर होगी जो ऑप्शंस में दिया है। जो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसके बराबर होगी, 6 घंटे के सेकंडों के बराबर होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता। देखिए लिंग में अंतर, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इसका गणित में भय का अंतर नहीं होता। भय का अंतर होता है कक्षा के अनुभव से होता है, प्रतीकात्मक संकेतन से होता है, गणित की संरचना से हो सकता है, लेकिन लिंग से कोई नहीं होता। 150 दिनों में एक नॉन लीप वर्ष का अनुपात, तो 150 अनुपात नॉन लीप का वर्ष होता है 365, इसका अनुपात कर लीजिए, यानी 150/365 कर लीजिए और इसको काट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वह आएगी, सभी लोग होता है क्या 30/70, यानी कि आपको 5 से काट लीजिए, 30 आ गया, 5 सते 35, 5 तेई 15, 30/73। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, शायद मुझे मैथ्स में पूछा गए थे। 2-3 प्रश्न कठिन है, बाकी 1 किलो से 375 ग्राम का अनुपात। अब ग्राम में निकाल लीजिए, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का अनुपात 375 कर लीजिए। अनुपात का मतलब हो 1000 भागे 375। इसको काटते जाइए, जब इसको काटते जाएंगे तो आपकी वैल्यू वाला आ जाएगी। ठीक है, जब काटते 8:3 आएगा अंत में, इसको काट लेना है सभी को। अगला क्या है 104 महीने में 13, 104 महीने मतलब 104 गुणे 13 साल, एक साल में होते हैं 12 महीने, कितना कर लेना है। यहाँ पे आपका अनुपात आएगा, क्या करना है 104 अनुपात का मतलब होता है बटे 13 गुणे 12। 12 क्यों करें, क्योंकि एक साल में 12 महीने, महीने में हमने कन्वर्ट कर ली। 2 से काटे, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52 आ गया। फिर 2 तेई 6, इसको काट लेंगे, डायरेक्ट वैसे कट जाएगा। 52 आ गया, 13 कम 13 चौको 52 कहला जाएगा। ठीक है, तो 4/6 आ गया, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2:3, बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और इस पर अगला प्रश्न है कि 2250 मिलीलीटर से 450 मिलीलीटर का अनुपात। तो 2250/450 कर लीजिए सभी लोग, 0 से 0, इसको 225/45 को सॉल्व कर लीजिए। 5 अनुपात है। अगला प्रश्न यहाँ पे पी का मान निकालने के लिए कह रहा है। पी का मान यहाँ पे रख देना, कुछ नहीं करना। पी का मान यहाँ पे रख दीजिए, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। पी बराबर ऋण 2 दिया गया है, ऋण 2 का मान इसमें रखना है और सॉल्व कर लेना है। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 15 आना चाहिए। ठीक है, गुणा भाग है, इतना आपको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है x/3 मतलब x/3 12/4। इसमें x का मान निकालना है। 4x 4×3 12 तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/4। 4×3 x के मान आ जाएगा 3, 3×3 9 आएगा, सॉरी कितना आएगा। एक बार और कर लेते हैं, बहुत फास्ट शायद हमने कर दिया। अब आप लोग बोलेंगे सर इतना जल्दी कर देते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। 12/4 ये होगा 4x। 4x बराबर होगा 36 के, तो x बराबर 36/4, 4×9 36, x बराबर 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि गौमित्रिका, खंड भेदा और इंस्टा ये किसकी विधियाँ हैं। शायद आपने पढ़ा होगी, ये गुणा के मल्टीप्लिकेशन की विधियाँ हैं। जी हाँ, याद रखिए गुणा की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है गौमित्रिका, खंड भेदा और इंस्टा, ये सारे गुणा की विधियाँ। अगला यहाँ पे दिया गया प्रश्न दिया गया है कि क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, माइनस को गुणा में चेंज करना है, गुणा को प्लस में चेंज करना है, प्लस को भाग में चेंज करना है और भाग को माइनस में चेंज करना है। ये सिस्टम है दिया, यानी क्या करना है आपको 935 प्लस है तो प्लस को हमें किस में चेंज करना है, भाग में कन्वर्ट कर लेना है। इसी प्रकार 85 है, फिर माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस को हमें गुणे में कन्वर्ट कर लेना है। तो गुणे 17 आ जाएगा, गुणे को माइनस में कर लेना है, -6 प्लस कर लेना है। ये 12 दिया गया ना, तो भागे को किस में कन्वर्ट करना है, तो भाग को आपके माइनस में कर लेना है। तो भाग को हमने माइनस कर लिया 12 और गुणे को प्लस में कन्वर्ट कर लें तो 12 + 6 ये मान आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 181। इस प्रकार इस पर भी इंटरचेंज बदलना है, प्लस और भाग को बदल देना है और मान निकाल लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी वस्तु का सुविधा सूचकांक निर्धारित करना है। तो किसी वस्तु का जो सुविधा सूचकांक होता है वह क्या निर्धारित करता है, वह आसानी या कठिनाई निर्धारित करता है, इजी और डिफिकल्ट। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मान लीजिए कि आप स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने अधिकार के तहत स्कूलों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की योजना कैसे बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण किस प्रकार का होगा, तो योजना बनाना कहीं ना कहीं, तो योजना जो हो जाएगी आपकी उच्च क्रम डिवर्जेंट की हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध आमतौर पर शिक्षकों, परामर्शदाताओं और अन्य पेशरों द्वारा उनके सवालों के जवाब देने और साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं को हल करने में विशेष रूप से मदद करने के लिए किया जाता है, और उसी को ही किया जाता है क्रिया शोध, क्योंकि इसे आमतौर पर शिक्षक, परामर्शदाताओं और अन्य पेशरों द्वारा उनके सवालों को जवाब देने में स्थानीय समस्याओं को कर रहे हैं, इसलिए क्रिया शोध यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक पहलुओं को समझाया जाता है, किस में समझाया जाता है, तो बहुसंरचनात्मक स्तर में। या 2 या 2 से अधिक जो पहलू होते हैं उनको समझाना है तो यह कहलाएगा बहुसंरचनात्मक स्तर कहलाया जाएगा। और मैथ्स का अंतिम प्रश्न है कि प्रदर्शन पद्धति में क्या क्या दोष होता है। जो प्रदर्शन पद्धति होती है उसमें शिष्य के प्रयोग कर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि प्रदर्शन विधि में शिष्यों यानी बालकों बालिकाओं का, शिक्षार्थियों को मौका नहीं मिलता है, यह इसमें प्रमुख दोष है। और इसके बाद चलिए आइए ईवीएस और सीडी। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे। ईवीएस के पर्यावरण के प्रश्न देखते हैं किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, कितने ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछे गए थे। सारे प्रश्न यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा और नोट करते जाइएगा। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से मानव जनित है। तो मानव जनित जो ग्रीन हाउस कहलाती वह कहलाती CO2। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है मानव जनित जो है
ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न ईवीएस में पूछा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल O2। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात करते हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपके किसके कारण होता है? वातावरण की CO2 में वृद्धि की होगा। अगर हमारे जो वातावरण है इसमें CO2 की वृद्धि होती है तो वह दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव माना जाता है। और अगला जो प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जी हाँ साथियों, भारत का सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करते हैं, जिसमें बड़े शहर मुंबई आता है, कोलकाता आता है, दिल्ली आता है, चेन्नई आता है, लेकिन अक्सर आपके ठंडी के मौसम में देखते होंगे कि दिल्ली में जो होता है यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। कोहरे की वजह से या फॉग की वजह से जो है बहुत धुंधला छा जाता है। मुख्यतः अधिकतर सभी जीवों का अनुकूलन तापमान निम्नलिखित श्रेणी में रहता है। मुख्यतः अधिकतर नहीं, खास तौर पे देखा जाता है कि जीवों में अनुकूलन के लिए तापमान लगभग जो है जो माना जाता है वह कितना माना जाता है? तो अनुकूलन के लिए जो तापमान 0 डिग्री से लेके -50 डिग्री सेल्सियस तक जो है अनुकूलन के लिए मुख्यतः अधिकतर जीवों के अनुकूलन तापमान माना जाता है। इतना जो है जीव अनुकूल तापमान कर सकते हैं। शिक्षक अपने कुछ छात्रों को असाधारण रूप से उज्जवल और बुद्धिमान पाता है तो शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अपने कुछ छात्र को असाधारण रूप से उज्जवल और बुद्धिमान पाते हैं, जो आपसे कई गुना बेहतर या आपके सोच से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। आप सोचते अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे भी अगर अच्छा आपका विद्यार्थी है, छात्र है, बालक बालिका है, तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? तो आप उन्हें समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके कैसा करेंगे? यूजिंग इंक्रीज इनरिच्ड करिकुलम की बात करें, अर्थात समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग। इसके बाद आइए अगला जो प्रश्न दिया गया बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आइए जानते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद साथियों। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रेरित शिक्षण का संकेत कहलाता है? तो प्रेरित शिक्षण का जो संकेत कहलाता है वह छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। आस्क की क्वेश्चन बाय स्टूडेंट। प्रेरित शिक्षण ये होगा कि छात्र अगर बालक बालिका प्रश्न पूछा है, सबसे प्रेरित बच्चा वही होगा, सबसे प्रेरणा वही है कि बच्चा हिम्मत करके शिक्षक से प्रश्न पूछे। ईवीएस कक्षा में इसको फोल्डिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां शिक्षक, देखिए जो होता है इसको फोल्डिंग की बात करें, ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। तो सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को जो होता है ये अस्थायी सहायता देता है। जी हाँ, ईवीएस की कक्षा में स्कैफोल्डिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां शिक्षक क्या करते हैं, सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थी बालक बालिका को अस्थायी सहायता, कोई स्थायी सहायता नहीं मिलता, अस्थायी सहायता दिया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग मतलब अस्थायी सहायता। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया पूछा गया बहुत इंटरेस्टेड है कि जैसलमेर का किला कितना पुराना है? जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके कई खूबसूरत महल ढहने के कगार पर हैं और पर्यटक हैं इनके आगमन पर इन विरासत भवनों पर प्रकाश डाला है, जिससे इनटैच द्वारा एक प्रमुख संरक्षण की पहल की गई। तो कितने वर्ष पुराना यह है? तो जैसलमेर का जो किला है लगभग दोस्तों 850 वर्ष पुराना है। ये हाई लेवल का प्रश्न था, ये आपके वर्ग 3 के लेवल का प्रश्न था ही नहीं, लेकिन फिर भी पूछा गया है। अगला है, इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते हैं? देखिए हड़प्पा के लोग प्रकृति की करते हैं, देवी की करते हैं और पशुपतिनाथ का करेंगे हड़प्पा के, लेकिन इंद्र का पूजा नहीं करते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंद्र वाला ऑप्शन हो चाहिए। तो हड़प्पा के लोग क्या है, किसकी पूजा नहीं करते? इंद्र की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मार्च में दक्कन के पठार पर दर्ज किया गया उच्चतम तापमान लगभग कितना था? उस समय जब पेपर हुआ था उस समय का ही पूछ लिया गया। मार्च में दक्कन के पठार पर दर्ज किया उच्चतम जो तापमान लगभग जो माना गया है वह आपके 38 डिग्री सेल्सियस उच्चतम माना गया है। दक्कन के पठार की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत किस देश के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है ब्राज़ील नंबर 1 पे आता है, इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है। जी हाँ, गन्ने के उत्पादक में ब्राज़ील नंबर 1 पे आता है, भारत दूसरे नंबर पर आता है।
इसके बाद अगला प्रश्न इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है शारीरिक गतिविधियों में नियामक रूप में कार्य करता है। तो हमारे जो शारीरिक गतिविधि होते हैं उनमें नियामक रूप से जो कार्य होता है वह होते हैं मिनरल्स, जिसे हम बोलते हैं खनिज पदार्थ जो होते हैं। अक्सर प्रश्न आपके एक दिमाग में आता होता है कि दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, क्या वह ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, स्टार्च कौन। तो दूध में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है लैक्टोज। लैक्टोज इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा विटामिन आँखों व त्वचा को सुरक्षा के लिए प्रदान करता है। सभी जो विटामिन ए, जहाँ पे आँखों की बात की जाती है तो फिर विटामिन ए आ ही जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो विटामिन से भी प्रश्न पूछा गया था। अगला भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क ISDN, जी हाँ दोस्तों, ISDN किस वर्ष चालू हुआ। तो दोस्तों सन 2008 में चालू हुआ था भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क। अंतरिक्ष से प्रश्न आए थे, सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार 2DPA फर्स्ट बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो 2DPA फर्स्ट बहुलक में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों आपके स्मार्टफोन और ऑटोमोटिव पार्ट्स को कोट करने के लिए आपके 2DPA फर्स्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने ग्रह का नाम दिया गया है GJ 367b की पहचान करने में मदद की थी। किसने मदद की थी। टेसा या टेस कह सकते हैं, जिसे हम ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट बोलते हैं। ये ऐसी सैटेलाइट टेस जो है ये एक उपग्रह का नाम है आपके ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट उपग्रह जो है इसने GJ 367b की पहचान करने में मदद की थी। तो उपग्रह का नाम यहाँ पे पूछा गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा द्वारा शुक्र के खोए हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया है, और वह कहलाता है देवेंसी, DAVINCI+। ये ऐसा मिशन है जो नासा द्वारा शुक्र के खोए हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है कि पानी को इस प्रकार भी जाना जाता है। तो पानी को किस प्रकार से यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है पानी को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया था कि साइंटिफिक भाषा में पूछा गया है, साइंटिफिक लैंग्वेज में पूछा गया है, तो दिक्कतें होती हैं थोड़ा बहुत। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक कौन है दोस्तों। तो राष्ट्रीय जैविक खेती के निदेशक आपके डॉक्टर गणेश शर्मा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि मिट्टी को पोषक तत्व में भरने के लिए किसानों को खेतों में क्या डालना पड़ता है। किसान से संबंधित, तो मिट्टी को अगर पोषक तत्व भरना है तो किसान क्या डालता है, खाद डालता है। क्या दोस्तों, खाद डालते हैं। अगला प्रश्न है IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसने की था। अब देखिए 2022 में पेपर हुआ और इसके पहले का पूछ लिया कि IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसने किया। तो स्पोर्ट्स से एक प्रश्न हो गया, तो ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप जीता था। अब आपको बताना कि जो अभी 2024 का IPL हुआ है इसमें जो है ऑरेंज कैप किसने जीता था। ठीक है, ये आप बताइए, या बता सकते हैं 2024 का फाइनल किसके किसके बीच खेला गया था IPL। दमली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दमली जो कहलाता है ये दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के एक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी ध्यान देने लायक है आप सभी को। अब अगले एग्जाम में ये नहीं कि जम्मू कश्मीर का है, जो किसी भी राज्य से पूछा जा सकता है। तो लोक नृत्य के बारे में भी आपको जानना है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित शैक्षिक भ्रमण से पहले छात्रों को जानकारी देने का अर्थ है छात्रों को इस बारे में बताना, अर्थात यात्रा के लिए क्या करें और क्या ना करें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है बताना। अगला, साइट पर बच्चों को खाली स्थान के लिए पर्याप्त अवसर और समय दिए जाने की आवश्यकता होती है। किस पे, अवलोकन और अन्वेषण करने के लिए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोर। अगला, वायुमंडल की किस परत में खराब ओजोन पाई जाती है।
तो वायुमंडल के जो सबसे खराब ओजोन पाई जाती है वो कहलाती है क्षोभ मंडल, इज़ द राइट आंसर। अब देखिए मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये चारों मंडल से एक प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। किसी से भी बनाया जा सकता है, तो चारों मंडलों के बारे में आपका अध्ययन होना चाहिए। वह सिद्धांत जो है मानता है कि प्लेटें अधिक गतिशील मेंटल पर चढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेट्स एक दूसरे के संपर्क में आने से भूपर्पटी अर्थात क्रिस्ट में तनाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? इसी को ही दोस्तों आपके थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्नीशियंस बोलते हैं, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोला जाता है। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यावरण के निर्जीव घटक को संदर्भित करता है? तो ऐसा शब्द जो पर्यावरण के निर्जीव घटक को संदर्भित करे वह कहलाता है अजैविक। क्या होगा? एबायोटिक। और ऐसा शब्द जो पर्यावरण के सजीव घटक को समर्पित करे वह हो जाएगा बायोटिक अर्थात जैविक। तो दोनों बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ों को आपको समझना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि TLM अर्थात अध्यापन अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं होगा? देखिए पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते समय जो सबसे उचित होगा वो हमें ध्यान देना है कि पावर पॉइंट्स में होता क्या है। पावर पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन को छोटा रखने की कोशिश करें, इसके लिए हर बात का स्लाइड होना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन देखा, क्योंकि बड़ा करेंगे तो बच्चे थोड़ा ठीक है इरिटेट होने लगते हैं कि क्या वही वही बता रहे हैं, तो छोटा रखें थोड़ा। और उसको स्लाइड करने का ऐसा करें सिस्टम होना चाहिए कि बदलते रहें, तो बच्चों को क्या वही वही चित्र या कोई चीज़ें देखें उसको बदलते रहेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है खाली स्थान का तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? व्यापक। जी हाँ दोस्तों, व्यापक का तात्पर्य यही होता है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न जो CDP बाल विकास में क्या पूछा गया है दोस्तों कि बालक के व्यवहार को समझने के लिए बुनियादी अवधारणाओं को ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी बालक के व्यवहार को समझना है उसके लिए बुनियादी अवधारणाओं को ज्ञान की आवश्यकता होती है। किस ज्ञान की? परिपक्वता और स्वतंत्रता की होती है। कहते हैं मेच्योर होना चाहिए, नहीं मेच्योरेशन एंड लर्निंग की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला CDP बाल विकास से प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक चरण में आकलन में होना चाहिए। तो प्राथमिक चरण के आकलन में क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले प्राथमिक चरण के आकलन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक को सतत और अव्यवस्थित अवलोकन को शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी बालक बालिका माता पिता के साथ साझा करना। ये क्या हो जाएगा? आपके प्राथमिक चरण में आकलन होना चाहिए सबसे पहले। अगला पियाजे जी के सिद्धांत में संवेदी पेशी चरण कौन सी अवधि कहलाती है? संवेदी पेशी अवस्था तो सभी लोग जानते हैं इस संवेदी पेशी अवस्था प्रथम अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। और जीन पियाजे जी से हर पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। जीन पियाजे जी काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति को क्या बनाने में सहायक करना चाहिए? देखिए कोई भी काउंसलिंग प्रक्रिया का जो भाग होता है उसमें जो काउंसलिंग प्रक्रिया के परिणाम में व्यक्ति को बनाने में जो सहायता होता है वह स्वासी होता है, स्वनिर्देशन होता है, आत्मानुशासन और अहंकारी। तो अहंकारी को छोड़कर ये तीनों हो जाएंगे। तो 1 2 3 किस में दिया गया है? डी ऑप्शन में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण वाला प्रश्न है कि कथन हमारा क्या पूछा जाया है कि अल्ट्रेशन डेफिशिएट हाइपर एक्विटी डिसऑर्डर का इलाज दवाओं में या दवाओं से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कारण है कि इस विकार से ग्रस्त बच्चे आसानी से ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला बात तो सत्य दी गई है कि जो आपके अल्ट्रेशन डेफिशिएट हाइपर एक्विटी डिसऑर्डर का इलाज जो है दवा सफलतापूर्वक किया जा सकता है, लेकिन इस विकार से ग्रस्त बच्चे आसानी से ध्यान दे सकते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला सही लेकिन आर गलत किस में दिया गया? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल
इंटेलिजेंसेज का सिद्धांत किस पर बल देता है? जो हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है वह किस पर बल देता है? तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों बल देता है प्रत्येक व्यक्ति के विशेष की अनूठी क्षमताओं को बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर यानी बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ से पूछा गया है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि टीटी किसके खिलाफ दिया जाता है? टीटी जो होता है किसके खिलाफ दिया जाता है? तो टिटनेस। टीटी किसके खिलाफ दिया जाता है? टिटनेस के खिलाफ। टिटनेस का आविष्कार, टिटनेस टीका का आविष्कार किसने किया है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। टिटनेस टीके का आविष्कार किसने किया? 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता, क्यों नहीं चल सकता? 3 महीने का बच्चा इसलिए नहीं चल सकता कि वह पर्याप्त परिपक्व नहीं है। ही इज़ नॉट मेच्योर्ड इनफ। वह पर्याप्त जो है परिपक्व नहीं है, इसलिए 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता। रीज़न बताना है क्यों नहीं चल सकता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो अधिगम का व्यक्तिगत कारक क्या क्या होते हैं? अधिगम के व्यक्तिगत कारक में अधिप्रेरणा होता है, रुचि होता है, क्षमता होती है, ये व्यक्तिगत कारक होते हैं। लेकिन जो सामाजिक होता है, समाज में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये व्यक्तिगत कारक नहीं कहलाएगा। तो सोसाइटल की बात करते हैं तो नहीं होगा, यानी सामाजिक जो है अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं होगा। अगला प्रश्न साथियों पूछा है कि बाह्य प्रेरणा के लिए कौन सा सत्य होगा? तो बाह्य प्रेरणा के लिए यह परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करता है, यह व्यक्ति के बाहर से आता है। तो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि बाह्य प्रेरणा तो बाहर से भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि बच्चे के विकास की अवधि को 6 वर्ष से 8 वर्ष के रूप में क्या, कोई भी बच्चा है उसकी विकास के बाद 6 से लेकर 8 वर्ष है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको उत्तर बाल्यावस्था बोला जाएगा या पूर्व बाल्यावस्था बोला जाएगा? सभी लोग बताइए। देखिए, बाल्यावस्था की श्रेणी जो होती है वो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, जिसमें 6 से लेकर 9 तक पूर्व बोला जाता है और 9 से लेकर 12 तक उत्तर बोला जाता है। तो यहाँ पे पूर्व होना चाहिए। 6 से 8 तक क्या होना चाहिए? पूर्व बाल्यावस्था होना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड होना चाहिए। लेकिन ईएसबी ने किसको माना है? आपके लेट चाइल्डहुड को, जो कि गलत है। ठीक थी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बार बार या स्टीरियोटाइपिक व्यवहार किस मानसिक विकार की विशिष्ट विशेषता कहला जाती है? तो अगर बार बार आपके स्टीरियोटाइपिक व्यवहार जिस मानसिक विकार की विशेषता है वह मानसिक विकार कहलाता है आपका, कौन सा कहलाता है? आत्म केंद्रित, जिसे हम ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म अर्थात आत्म केंद्रित जो होता है, यह बार बार स्टीरियोटाइपिक व्यवहार जो है, आत्म केंद्रित अर्थात ऑटिज्म की विशिष्ट विशेषता होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक बच्चे में गैर हाजिरी का कारण हो सकता है? परिवार की खराब स्थिति या हीन भावना? सभी लोग बताइए। देखिए, इनमें से अगर गैर हाजिरी का कारण जो होता है वह परिवार की खराब स्थिति भी हो सकती है और हीन भावना भी हो सकता है। दोनों चीज़ें सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बोथ और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएंगे। ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बच्चों की अदालतें किशोर अदालतों के साथ भ्रमित न हों, यानी बच्चों के खिलाफ अपराध के त्वरित परीक्षण के लिए सुविधा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? और वह राज्य है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कथन यह पूछा जा रहा है कि विकलांग बच्चों के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने की दिशा में एकीकरण एक स्वागत योग्य कदम था। बिल्कुल सही बात है। एकीकरण ने हमें समावेश को लागू करने के लिए तैयार किया। बिल्कुल सही बात है। दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि देखिए विकलांग बच्चों के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने की दिशा में एकीकरण एक स्वागत
योग्य कदम था और एकीकरण ने हमें समावेश को लागू करने के लिए तैयार किया। तो दोनों चीज़ें हैं, समावेशन और एकीकरण, एकीकरण और समावेशन। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन कहला है, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है अकादमिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी नहीं? सीखने वाले अक्षम बच्चों की श्रेणी में आएंगे, कम उपलब्ध हासिल करने वाले बच्चे ये भी अक्षम बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जो औसत विद्यार्थी, एवरेज विद्यार्थी होता है, वो तो सभी में एवरेज कर लेगा, तो एवरेज जो होता है वह अक्षम बच्चों में नहीं आता है। और बाकी विशेष सीखने की अक्षमता वाले बच्चे ये भी आपके अक्षम बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न कह सकते हैं, CDP में पूछा गया था। अगला है, कक्षा 9 के एक बच्चे की मानसिक क्षमता अच्छी है, हालांकि वह अपने माता पिता के अत्यधिक अपेक्षा से अत्यधिक दबाव महसूस करता है और उनकी अपेक्षा खरा उतरना मुश्किल पाता है, माता पिता जो कहते हैं, तो उसको किसकी पूरी संभावना हो सकती है? तो उस बच्चे को दोस्तों जो कम उपलब्धि प्राप्त करने वाला बच्चा होता है, उससे बनने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि माता पिता के जो उनको उम्मीद उन पे खरा नहीं उतर पा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को पढ़ा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रोफेन ब्रेनर की परिचित प्रणाली की किस परत के तहत माता पिता के कार्यस्थल, पड़ोस और स्कूल बोर्ड जैसी जो है संस्थाएं आती हैं? वो संस्थाएं आपकी दोस्तों एक्सो सिस्टम कहला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ब्रोफेन ब्रेनर की परिचित प्रणाली की वह आपकी परत है एक्सो सिस्टम परत के तहत माता पिता के कार्यस्थल, पड़ोस, स्कूल बोर्ड जैसी संस्थाएं आती हैं। अगला प्रश्न है जो काफ़ी कह सकते हैं टफ प्रश्न पूछा गया था, परिवार का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मानदंड के समाज के साथ अंतःक्रिया को प्रभावित करता है? तो वह धर्म भी होगा, जाति भी होगा और वित्त भी होगा, क्योंकि तीनों चीज़ें जो है सामाजिक मानदंड के जो है समाज के साथ अंतःक्रिया प्रभावित करता है, क्योंकि समाज में धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, वित्त अर्थात पैसों की भी बात होती है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी EVS में पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पावलोव के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने लिटिल अल्बर्ट के मामले में प्रसिद्ध प्रयोग किया? तो लिटिल अल्बर्ट के मामले में किसने प्रसिद्ध प्रयोग किया है पावलोव की अगर बात आती है, तो वह कहलाता है दोस्तों JB वाटसन, जो आपके व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, 10 क्वेश्चन और हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस, जस्ट वेट 5 मिनट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रशिक्षा विद्यालय का सही उद्देश्य नहीं होगा? देखिए, सही उद्देश्य क्या होना चाहिए प्रशिक्षित विद्यालय का, कि प्राथमिक विद्यालय के अनुकूल वातावरण में बच्चों को तैयार करना चाहिए, बच्चों को ठीक मोटर और शकल मोटर विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अभ्यास करके मोटर कौशल विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए, बच्चों को स्वस्थ जीवन के लिए सामाजिक भावना को कौशल विकसित करने में मदद करना चाहिए। लेकिन बच्चे के पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित पूरा पाठ्यक्रम सीखने को प्रोत्साहित करना, ये कहीं ना कहीं इस विधि में सही माना है। तो अनुकूलन तैयार करना, सक्षम बनाना, मदद करना, ये पॉजिटिव शब्द हैं, तो शब्दों को भी ध्यान में देना, इन शब्दों को ध्यान में देखकर हमें ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में शिक्षार्थी बालक बालिका की मदद करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस भागीदारी की आवश्यकता होती है? संवेगात्मक विकास में मदद करना है तो उसके लिए सबसे हो रहा उद्देश्य और परिपक्वता, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। अगला प्रश्न साथियों, बचपन के दौरान संवेगात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा? तो बचपन के दौरान संवेगात्मक विकास के संबंध में जो हमारा सही हो जाता है कि बचपन में ही क्रोध, भय, ईर्ष्या, जिज्ञासा और ईर्ष्या जैसी संवेगताएं जो हैं विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि उपहार और प्रतिभा के गैगने के विभेदक मॉडल DMGT के अनुसार उपहार कम से कम एक क्षमता के क्षेत्र में अप्रशिक्षित और सहज रूप से व्यक्ति प्राकृतिक क्षमताओं का धारण और प्रयोग जो एक व्यक्ति को कम से कम से 10% आयु के साथियों में रखता है। B कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार ग्रेड और टेस्ट स्कोर एक छात्र की ताकत और क्षमताओं की सटीक दशा प्रदान नहीं करते। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पहली लाइन जो हमारी सही दी गई है और दूसरा लाइन कहीं ना कहीं हमारा सही नहीं हो रहा, नेगेटिव अपने आप में दिया गया है। तो पहला है कि पहला सत्य भी असत्य हो जाएगा।
इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया कि श्रीमती सुषमा की अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दर्शाता है कि वह लैंगिक भेदभाव की संकल्पना के विरुद्ध हो। तो श्रीमती सुषमा जी हैं जो एक अध्यापिका हैं और कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दर्शाएं जिससे लैंगिक भेदभाव की संकल्पना के विरुद्ध यहाँ पे दिया गया। तो लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध की बात करें तो कहने के लड़कियों की परियोजना के कार्य की जांच कर समीक्षा और टिप्पणी करना, केवल लड़कियों की, यह तो लिंग भेदभाव हो जाएगा। अगला है खिलौना उम्र किस चरण से संबंधित होता है। तो खिलौना जो उम्र होता है वह पूर्व बाल्यावस्था होता है जो 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था होती खिलौने की आयु कहलाती है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है। तो बच्चों के लिए व्यवहारिक गतिविधियां जो है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होती। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि गतिशीलता और अभिविन्यास प्रशिक्षण किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो गतिशीलता और अभिविन्यास प्रशिक्षण जिसके साथ जुड़ा होता है वह दृश्य क्षीणता सहित छात्र होता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड दिया गया है कि सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिर प्रणाली, बृहद प्रणाली और काल प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के एक भाग हैं। तो ये आपके ब्रोनफन ब्रेनर, इनके जो सिद्धांत प्रतिपादित सिद्धांत है जिनके भाग हैं सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिर, बृहद, काल प्रणाली, तो ब्रोनफन ब्रेनर की बात होगी। और ये अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है। देखिए वे माता पिता और अध्यापकों को यह जानने में सहायता देते हैं कि किस आयु के विशेष बच्चों में क्या सीखना चाहिए। यह विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन होगा। विकासात्मक कार्य में बच्चों को चीज़ें सीखने के लिए प्रेरक बलों के रूप में कार्य करते हैं जो सामाजिक समूह उनसे उस आयु में सीखने की अपेक्षा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद है विकासात्मक कार्य माता पिता अध्यापकों को बताते हैं कि निकट और सुदूर भविष्य में बच्चों की अपेक्षा होगी। तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन कह रहा है कि विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं, तो ये गलत दिया गया। तो विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन कौन नहीं है, डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी होंगे। तो ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पेपर, सॉल्व पेपर, आई होप सभी लोग समझ पाए होंगे। और डेली हमारी 7 PM to 8 PM 7 PM to 8 PM ये आपके मैराथन जो होता है प्रीवियस सॉल्व पेपर चल रहा है। तो 7 से 8 बजे तक जो रहता है आपका, और इस टाइमिंग पर आना है, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है, सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। 1 महीने की सीरीज पूरी चल रही है आपकी, और पूरे जुलाई और कुछ अगस्त का महीना चलेगा। इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की तैयारी होगी, क्योंकि तैयारी करने के पहले हमें ये नहीं कराना कि आपको कोर्स पूरा कराना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है, 101% इस बार सिलेक्शन दिलाना है। इसलिए पूरा जो है प्लान के तहत वर्क करना है। प्लान हमारा यही है, आपको सिलेक्शन दिलवाना, सरकारी नौकरी दिलवाना, और इसके लिए पहले प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सिलेबस की ओर चलेंगे, सिलेबस के बाद प्रैक्टिस सारे कुछ करेंगे, क्योंकि अभी 3 महीने आपके पास है, और इन 3 महीने में A to Z तैयारी होगी, सिलेक्शन की तैयारी होगी। तो आई होप जल्दी मिलते हैं अगले 7 PM पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।